सुनिए ध्यान से, सुनिएगा हमारा जायक बार ले लियो जाना काहे चुपचाप होइए 2 मिनट के लिए। कैसी करते नहीं चलिए इधर ध्यान दीजिए। आप यहाँ तक पढ़ चुके थे। ये चीज हम बतला दिए थे कि जो गैरीबाल्टी था वो विक्टर एमुनुएल को क्या चीज सौंप दिया था? पूरा राज्य सौंप दिया। गैरीबाल्टी ने विक्टर एमुनुएल को क्या किया? पूरा राज्य सौंप दिया, जिसकी वजह से क्या है, लाला लाजपत राय ने उनकी क्या लिखी थी? उनकी जीवनी लिखी थी। देखिए कहा कि दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्रों को बिना किसी संधि के गैरीबाल्टी ने विक्टर एमुनुएल को सौंप दिया और गैरीबाल्टी को दक्षिण क्षेत्र में शासक बनाने का प्रस्ताव विक्टर एमुनुएल के द्वारा दिया गया था। अभी बोला है ना कि विक्टर एमुनुएल को द्वारा जो है शासक बनाने का जो है प्रस्ताव उसको दिया गया था। तो उन्होंने क्या किया, परंतु उसने इसे अस्वीकार किया, यानी कि उसने जो है इसको स्वीकार नहीं किया कि हमको यहाँ का शासक बनना है, क्योंकि वहां पे वो एकीकरण के लिए गया था, तो वो शासक बनने के उद्देश्य से नहीं गया था। वहां पे जो है जो लोग पीड़ित थे उन्हें जो है आजाद करने के लिए गया था, नहीं कि वहां का शासक बनने के लिए गया था। अब देखिए, यानी कि हम बोले कि जैसे विक्टर एमुनुएल जो है उसने क्या किया, गैरीबाल्टी जो है विक्टर एमुनुएल को सौंप दिया और गैरीबाल्टी को दक्षिण क्षेत्र का जो शासक का प्रस्ताव किसने दिया? विक्टर एमुनुएल द्वारा दिया गया था। किसको? गैरीबाल्टी को, ताकि आप शासक बनिए। लेकिन क्या किया गैरीबाल्टी ने? ठुकरा दिया शासक बनने, उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो जो उस उद्देश्य से नहीं आया था कि वो शासक बने। ठीक है। अब देखिए, परंतु उसने जो है अस्वीकार कर दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरीबाल्टी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया। लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी लिखी। किसके वजह से लिखी? क्योंकि उसने जो है अपने मतलब शासक बनने की जो है प्रस्ताव को त्याग दिया। इस प्रस्ताव को त्याग दिया, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय ने क्या लिखा? इसकी जीवनी लिखा। क्योंकि वो इस उद्देश्य से वहां पे नहीं गया कि वो उसे शासक बनना है, बल्कि ये उद्देश्य उसका था कि वहां पे जो भी लोग पीड़ित है उनको आजादी दिलवानी है। ठीक है, जिसके वजह से लाला लाजपत राय उसके जीवनी लिखे। अब देखिए 1862 की बात करते हैं। कब की जी? 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काबूल की मृत्यु हो गई और इसके तरह वह पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। यानी कि अभी पूर्ण रूप से इटली का एकीकरण नहीं हुआ था। कब? 1862 ईस्वी में। लेकिन 1862 ईस्वी में कौन मर गया जी? कौन चला गया दुर्भाग्यवश? कहने गया जी? काउंट काबूल जो है वो उसकी जो है दुर्भाग्यवश क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब देखिए आगे की बात करते हैं। अभी चलिए रहा है ये सब। अब देखिए, अब कह रहा है क्या? रोम तथा वेनेसिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमुनुएल ने स्वयं किया। यानी कि उसके बाद जो है जब हमारा काउंट काबूल की मृत्यु हो गई, तो अब जो है विक्टर एमुनुएल के हाथ में पड़ गया। जब विक्टर एमुनुएल के हाथ में पड़ा तो विक्टर एमुनुएल ने उसके बाद की जो है एक इटली का एकीकरण कौन किया? विक्टर एमुनुएल ने किया। अब देखिए 1870 से 1871 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध छिड़ गया। कब जी? फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ था?
1870 और 71 के बीच में के कारण छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए अब देखिए यहाँ पे अब ठीक चल रहा है, अब ठीक है। अब देखिए हम बोले कि संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। किसको? पोप को जो है इस युद्ध में जो है संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। अब सुनिए उसके बाद क्या है कि विक्टर एमुनेल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। कौन सी? विक्टर एमुनेल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और पोप को अपने आप वेटिकन सिटी के किले को में बंद कर लिया। इमुनेल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम के इटली में मिला लिया। बाकी रोम जितना था उसको क्या किया उसने? पोप को छोड़ करके इटली के जितने भी थे वो किसको बाकी रोम जो था उसको किसने मिला लिया? इटली में मिला लिया। अब देखिए क्या हुआ, जब इटली में मिला लिया और अपनी जो है राजधानी बना लिया। किसको राजधानी बना लिया? रोम को अपना राजधानी बना लिया, उसको अपने में मिला करके और उसको ही क्या कर दिया? राजधानी घोषित कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। यानी कि अचानक से मान लीजिए कि किसी पर आक्रमण कीजिए और उसको अपने अधीन कर लीजिए, तो वो जरूरी थोड़ी है कि अगर मान लीजिए कि आप सही काम के लिए भी कर रहे हैं तो वहां का जनता इतना तेजी आपको स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको ये चीज का ज्ञान जरूरी नहीं हो कि आप उसकी भलाई के लिए आप उसको अपने अधीन लाए हैं, नहीं कि उसको जो है उसकी बुराई के लिए। जब तक वो समझ में आएगा कुछ समय लगेगा, यानी कि उसी समय वो सबको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि तत्काल उसने स्वीकार नहीं किया। किसको? इटली को। अब देखिए इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निवारण हुआ जब उसे पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार किया। यानी कि उनके बीच जो है एक बार फिर से क्या हुआ? समझौता हुआ। किसके वजह से? ये जो है अभी पोप पर जो है तात्कालीन जो वो आक्रमण करके अपने अधीन लाया था, वो जो पोप की जनता थी वो उसको स्वीकार नहीं कर रही थी, क्योंकि वो जो है उसको अपने अधीन लाया था। अब उसकी अच्छाई के लिए लाया हो या उसकी बुराई के लिए लाया हो, यानी कि उसको शोषण करने के लिए लाया हो या उसकी जो है भलाई के लिए, यानी कि शोषण से मुक्त करने के लिए लाया हो। अब सुनिए कह रहा है इस कारण 1871 ईस्वी में 1871 ईस्वी इटली का एकीकरण मेजनी काबूर विक्टर एमुनल जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं कहाँ पे लिखा है काबूर गैरीबाल्टी जैसे राष्ट्रीय नेताओं एवं विक्टर एमुनल जैसे शासक के योगदान के कारण पूरा हुआ। यानी कि यहाँ तक इटली का एकीकरण पूरा हुआ किन किन लोगों के कारण? तो उसमें थे आपके मेजनी थे, कबूर थे, गैरीबाल्टी थे और जो है एक हमारे पास विक्टर एमुनल थे, जिसके वजह से यहाँ तक इटली का एकीकरण पूरा हुआ। अब देखिए इसी घटना के पार्श्व में राष्ट्रीय चेतना का सर्वोपरि थी। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें राष्ट्र की चेतना यानी कि राष्ट्रवादी भावना जो है सर्वोपरि यानी कि सबसे आगे या कहिए सबसे ऊपर थी। ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो है जर्मनी, अब का चीज का एकीकरण शुरू हो गया जी। अब जो है जर्मनी का एकीकरण। अभी हम लोग किसका एकीकरण पढ़ रहे थे? इटली का एकीकरण पढ़ रहे थे। अब किसका एकीकरण पढ़ रहे हैं? तो अब जर्मनी का एकीकरण पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। अब सुनिए इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी। यानी कि जैसे इटली में
एकीकरण के लिए युद्ध छिड़ रहा था, हो रहा था, कोई नया आ रहा था, कोई बदल रहा था, उसी तरह से हमारे पास कहाँ पे भी युद्ध चल रहा था, जर्मनी में भी इसी तरह की घटनाएं लगातार हो रही थी, यानी कि राष्ट्रवादी भावना बार बार उग्र रूप ले रही थी और कोई ना कोई आकर के दबा दे रहा था। इसमें क्या हुआ है, इटली के एकीकरण में हुआ हुआ कि क्या राष्ट्रवादी भावना जैसे बढ़ रही थी, कोई आकर के दबा दे रहा था, जैसे ऑस्ट्रिया आकर के बार बार दबा दे रहा था, ऑस्ट्रिया के दबा रहा था ना। तो किसने कहा था कि ये जो है जब तक ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप रहेगा तब तक इटली को एकीकरण संभव हाँ, तो काउंट कबूर ने क्या कहा था कि जब तक ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप रहेगा इटली पे तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। और उसने किससे हाथ मिला लिया, फ्रांस से। फ्रांस नहीं चाह रहा था फिर भी उसने हाथ मिलाया, फिर भी फ्रांस ने बाद में अपना समर्थन दिया और उसका वास्तविक जो उसने सोच करके रखा था वो बात हुआ। अब देखिए कह रहा है एकीकरण, उसके बाद क्या समान चल रही थी, अतः दोनों देशों का जो है एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ। यानी कि अगर लगभग मतलब एग्जैक्ट नहीं होता है, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर कब इटली का एकीकरण पूरा हुआ 1870-71 में नु। अब हाँ हाँ 71 तक। अब देखिए उसी बीच में जो है इसमें भी जो है जर्मनी में भी उसी बीच उसी अंतराल में एकीकरण चल ही रहा था, जैसे चल रहा था किसमें, इटली में चल रहा था उसी तरह से। अब देखिए ये है आपका जर्मनी का नक्शा जो कि क्लियर नहीं दिख रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी 800 ईस्वी में सलमा सालम सालमंग मंग सलमान सलमान के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था अवस्था में रहा। यानी कि लगभग जर्मनी जो है 800 ईस्वी तक जो है कुछ समय, यानी कि उससे लंबे समय तक किसी के नेतृत्व में जो है सुरक्षित रहा, कोई ये थी नहीं था उसमें। अब देखिए उसके बाद कह रहा है परंतु आधुनिक युग आते आते, यानी कि उस तो पहले जो है 800 ईस्वी तक वो मतलब सुरक्षित था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आधुनिक युग आते आते क्या हुआ, आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिससे लमा तो नहीं लिखा है, सालमा दिखाइएगा। सारलमा बा, हाँ सारलमा, सारलमा इस पे र है यही ना। सारलमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक क्या रहा जी, इस जो है दृढ़ में रहा। उसके बाद जो है परंतु आधुनिक युग आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य हो चुका था, यानी कि बहुत सारे राज्यों में वो टूट चुका था, ठीक है। अब देखिए जिससे जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में थे, यानी कि कितने राज्यों में खंडित था जर्मनी, 300 राज्यों में खंडित था, जिसमें अब ध्यान से सुनिए, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विशेषताएं भी मौजूद थी। यानी कि सामाजिक, धार्मिक और जो है राजनीतिक रूप से विशेषताएं उपलब्ध थी, यानी कि सब में अलग अलग गुण था। अब देखिए अब उसके कह रहा है कि उत्तर जर्मनी राज्य में जहां प्रोटेस्ट मतावल क्या लिखा जी, मतावलंबियों की संख्या ज्यादा थी, वहां परसा सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुराज्य की जो है प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी, जहां सभी मिलते थे, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रत्व की भावना का अभाव था। यानी कि वो तो मिल रहे थे, यानी कि नहीं होता है कि एक चीज कि कहीं जा तो रहे हैं लेकिन जाने का
मन नहीं है। उसी तरह से क्या था, वो लोग मिल तो रहे थे लेकिन उनमें जो है राष्ट्रीयता की जो है भावना नहीं थी। अब देखिए कह रहा है कि जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था, यानी कि वो नहीं चाह रहे थे कि एकीकरण हो, या कोई नहीं कह रहा था कि इसका एकीकरण होना चाहिए। किसका जी? जर्मनी का। किसका? जर्मनी का एकीकरण नहीं चाह रहा था कि कोई होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप नहीं सोचिएगा, किसी चीज के बारे में नहीं समझिएगा, अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आए तो उसके बारे में आगे कैसे सोचिएगा। उसी तरह से इन लोग नहीं सहमति थी और नहीं एकीकरण के बारे में सोच रहे थे। अब देखिए वस्तुतः जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का जो है श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। क्यों 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 दिया जाता होगा भाई? क्योंकि उसने जो है राष्ट्रीयता की भावना जगाई होगी, यानी कि राष्ट्र के बारे में, एकीकरण के बारे में उसने कुछ कहा होगा। अब समझिए, कहा जाता है क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज संघ का जो है निर्माण किया था, और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की जो है भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। अभी बोले है ना कुछ राष्ट्रीय जो है एकीकरण के लिए, यानी कि जर्मनी के एकीकरण के लिए या राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए उसने कुछ ना कुछ काम किया होगा, जिसकी वजह से किसको श्रेय मिला? नेपोलियन बोनापार्ट को। किस चीज का श्रेय मिला जी? जर्मनी के राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, या कहिए राष्ट्रवाद के रूप में उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए किसको श्रेय मिला? नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, अब देखिए अब देखिए इसी दौरान जर्मनी के बुद्धिजीवों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगेल, कांट और हम्बोल्ट, अर्नट अर्नट जैकब ग्रीम आदि ने जर्मन राष्ट्र को बढ़ावा दिया। यानी कि जो इतना नाम हम लोग अभी पढ़े हैं, वो कुछ उसमें कलाकार थे, कुछ किसान थे, कुछ बुद्धिजीव आदमी थे, यानी कि शिक्षित आदमी। ठीक है, उन लोगों ने जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना शुरू किया उस समय, या कहिए कि उन्होंने बढ़ावा दिया। हीगेल के ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की जो है व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्र के विकास की भूमिका निभाई गई। अब देखिए पर्सा का चांसलर बिस्मार्क हीगेल। कौन जी? अगर आपसे पूछ देगा कौन था? बिस्मार्क हीगेल। कहाँ का चांसलर? पर्सा का चांसलर कौन था? बिस्मार्क हीगेल के विचारों से काफी जो है प्रभावित था। चांसलर बिस्मार्क हीगेल के विचार, बिस्मार्क हीगेल के, हाँ चलिए, विचारों के जो है प्रभावित था। ऑल्टन ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृति की, यानी कि हमने कहा कलाकार मतलब यहाँ पे कलाकार कौन था जी? यहाँ पे ऑल्टन जो अपनी कविताओं से क्या करी? देशभक्ति की जो है जागृति, यानी कि देशभक्ति की जो है भावना पर मन जगाने की कोशिश की अपनी कविताओं के माध्यम से। मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ाने के माध्यम से वो कुछ अच्छा कर सकता है ताकि समाज अच्छा बने। कोई मान लीजिए कि कोई कोनो काम कर रहा है दूसरा, उससे चाहे समाज आगे बढ़े, यानी कि जो जिस क्षेत्र में है वो है, उसी क्षेत्र से अगर सोचना शुरू करे कि हमारा समाज ऐसे आगे बढ़ सकता है, तो वहां से वो आगे समाज को बढ़ा सकता है। उसी तरह से अब देखिए तो कह रहा है कि हर्डर तथा नोवालिस के जर्मनी के गैरवा गौरवमय अतीत को सामने रखा, यानी कि जो जर्मनी का गौरव कहिए, जो इतिहास उसका था, यानी कि बीता हुआ जो समय में जो चीज उसके साथ हुआ था उसको सामने रखने का काम किया उन लोगों ने। अब देखिए कह रहा है कि चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को जो है उजागर किया, यानी कि कलाकार थे वो अपनी तरफ से क्या कर रहे थे, अपनी मतलब कलाकार थे वो अपनी, मान लीजिए कविता के थे तो कविता की भावना से कर रहे थे। अगर कोई कलाकार थे पेंट के माध्यम से करना चाह रहे थे तो वो पेंट के कर सकते थे, तो पेंटिंग के माध्यम से वो अपना क्या किए, देशभक्ति की भावना जगाने की कोशिश किए। अब उसी तरह से क्या हुआ, उन्होंने क्या चीज, उन्होंने नायक नायिका की जो है जीवंत चित्रों द्वारा अभी राष्ट्रवाद को बढ़ावा
दिया। यानी कि चित्र के माध्यम से उन लोगों ने क्या किया, राष्ट्रवाद को बढ़ाने का जो है प्रयास किया। कोई क्या किया, कविता से बढ़ाने का प्रयास किया। यानी कि जिस क्षेत्र में जो था उसी क्षेत्र से निकल करके राष्ट्रवाद यानी कि देशभक्ति की भावना जगाने का प्रयास किया। अब देखिए कह रहा है कि इस प्रकार अब जर्मनी भी समाजवादी व्यवस्था से, अच्छा समांतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार हुआ। जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों का योगदान था। यानी कि जो शिक्षित, मान लीजिए जैसे हम बोले हैं कि कोई कवि था तो वो कविता के माध्यम से क्या कर रहा था, देशभक्ति जगा रहा था। कोई पेंटकार था तो पेंट के माध्यम से जगा रहा था। कोई शिक्षित था तो शिक्षा के माध्यम से जगा रहा था। उसके पास विद्यार्थी थे तो विद्यार्थी के माध्यम से, यानी कि विद्यार्थियों ने भी क्या किया, उसमें योगदान अपना दिया। अब देखिए अब सुनिए, कह रहा है शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य के बुरसेन सॉफ्ट नामक सभा का स्थापित की। बाइमार राज्य को एना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। यद्यपि मेटरनिख ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो है दमनकारी जो कानून कालसवाद के आदेश को जारी किया, परंतु फिर भी जर्मनी के राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी, जिससे एकीकरण का काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। यानी कि कौन जो है इसे कुचलने का कोशिश किया जी, मेटरनिख ने इसे कुचलने का कोशिश किया। लेकिन अब मान लीजिए कि राष्ट्रवाद की भावना इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि वो कुचल नहीं पाया। क्या नहीं कर पाया, तो वो कुचल नहीं पाया। अब देखिए कह रहा है इसी परिस्थिति में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थी। 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने व्यापारिक समानता के लिए जो है पर्सा के नेतृत्व में जॉलवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया। यानी कि जो व्यापारी थे उन्होंने भी क्या किया, अपना संघ बनाया। यानी कि वो भी चाह रहे थे कि हम क्या करें, एकीकरण में भाग ले। यानी कि मान लीजिए जब आदमी ज्यादा पीड़ित हो जाता है, जो उसको पीड़ित करता है, अगर दूसरा उसके ऑप्शन यानी कि उसके जगह पर कोई दूसरा आना चाह रहा है, अगर मान लीजिए वो कितना हो खराब है, उससे थोड़ा सा अगर कम होगा तो थोड़ा तो उसका दुख कम होगा ना। यानी कि कोई अगर दूसरा ऑप्शन चुन रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन उसके लिए खराब था। यानी कि पहला ऑप्शन को उसने अनुभव किया है। अब देखिए हाँ, तारा के तर लगल हो। अब सुनिए इधर कह रहा है जिसके विषय में कहा जाता है कि संघ में जर्मनी क्षेत्रीय अंतरालों को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को जो है बढ़ावा दिया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाए थे। फ्रांस की 1830 की जो है क्रांति ने जर्मनी राष्ट्रवादी भावना को कुछ हवा जरूर दी। यानी कि उसने क्या, उन लोगों ने क्या देखा, 1830 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, यानी कि फ्रांस में जो क्रांति हुई, उसको देख करके, एक नहीं होता है कि दूसरा व्यक्ति कुछ कर रहा है उससे हम मतलब जोश में आकर के हम भी वही क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हम थोड़ा जोश में आकर कहेंगे वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वही कह रहा है कि वो क्या है जी, राष्ट्रीय भावना की जो है कुछ हवा जो है जरूर बही थी। यानी कि वहां से जैसे सुनने में आया कि यहाँ से फ्रांस जो है आजाद हो गया, चाहे फ्रांस जो है गुलामी से आजाद हो गया, तो वहां से क्या मिला कि जर्मनी को भी लगा कि हाँ वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वहीं थोड़ा सा हवा तो जरूर से मिली थी। अब कह रहा है कि सैक्सोनी हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे, परंतु
पर्सा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल डाला। यानी कि फिर यहाँ पे पर्सा और ऑस्ट्रिया आकर के क्या किए, युद्ध को कुचल दिया। कुचल दिया का मतलब क्या, लाते हंस दिया, नहीं, उसको दबा दिया। यानी कि जो युद्ध हो रहा था वो ज्यादा शक्तिशाली देश था, जिसके वजह से युद्ध को क्या किया, कुचल दिया, यानी कि युद्ध को रोक दिया। अब रोकने का मतलब नहीं ये आकर के रुक 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 रुक, वो अपना भी सेना उतारा, नहीं। अब देखिए उसके बाद कह रहा है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर से भड़का दिया। यानी कि फिर से जो जर्मनी में राष्ट्रवाद की जो आग थी वो दोबारा से क्या किया, उसने भड़का दिया। यानी कि भड़का दिया का मतलब दोबारा से उसने उस आग, मतलब जो राष्ट्रवाद की भावना चल रही थी उसको और तेज कर दिया, और तेज कर दिया। अब देखिए दूसरी तरफ इस क्रांति में मेटरनिक के युग का जो है अंत होकर के अंत भी कर दिया था। इसी समय जर्मनी राष्ट्रवादियों ने वान गोगर्न के नेतृत्व में मार्च 1848 को पुराने संसद की सभा में फ्रैंकफर्ट की जो है बुलावा, जहां यह निर्णय लिया गया कि पर्सा का जो है शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का जो है नेतृत्व करेगा। यानी कि जर्मनी का नेतृत्व अब किसको दे दिया गया, यही शासक महान थे, क्या चीज, फ्रेडरिक, ठीक है, फ्रेडरिक को किसको दे दिया गया जी, फिर जर्मनी को राष्ट्र संभालने का नेतृत्व दे दिया गया, क्योंकि राष्ट्र को जो है पर्सा और ऑस्ट्रिया ने फिर उसको क्या कर दिया जी, उसकी जो राष्ट्रवाद की भावना जो जल रही थी, यानी कि जो क्रांति का लहर चल रहा था उसको दबा करके कौन कर दिया, पर्सा और ऑस्ट्रिया ने दबा दिया। और फिर किसको हाथ में उसको दे दिया, फ्रेडरिक जो है उसके हाथ में उसने फिर से किसको दे दिया, जर्मनी को सौंप दिया, उस व्यक्ति के हाथ में। अब देखिए ध्यान दीजिए, चुपचाप रहिए। आप सुनिए, कह रहा है और इसी के अधीन समस्त जर्मनी राज्य के एकीकृत किया जाए, साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राज्य के शासक सिद्धांत को अपनाया जाए। परंतु फ्रेडरिक जो एक निरंकुश और रूढ़िवादी विचार का जो है शासक था ने उस जो है व्यवस्था को मानने में इनकार कर दिया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। यानी कि वो चाह नहीं रहा था कि फिर से हमें क्या हो, ऑस्ट्रिया हम पे दबाव बनावे, फिर से हमको कोई अगर युद्ध के लिए हमें जो है कच कर दे यानी कि वो चाह रहा था, यानी कि वो भी राष्ट्रीय से एथी हुआ था कि ताकि हमको क्या, दोबारा से हम कोई युद्ध अगर कर रहे हैं तो हमको भी दबा देगा, फिर हमारे जगह पे दूसरे को लाएगा, तीसरे को लाएगा। यानी कि हम चाह नहीं रहे हैं कि हम युद्ध करें कि हम हटे, यानी कि दूसरा हमारे जगह पे आए। तो अब देखिए कह रहा है कि ऑस्ट्रियाई संघ के जो है संघ से जो है बचना चाहता था, जर्मनी के कुछ, अच्छा हाँ, ऑस्ट्रियाई संघर्ष से क्या करना चाहता था जी, बचना चाहता था, और बचना चाहता था। जर्मन के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव के विरुद्ध में थे। जर्मनी के कुछ राज्य अभी भी थे क्या चीज, इसके विरुद्ध में थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि अपने घर में खोट अभी था, जब तक अपने घर को नहीं संभालिएगा तब तक आप दूसरे से कैसे युद्ध लगिएगा। तो वही बात है। तो कह रहा है कि इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध यानी कि बंद हो गया। अब देखिए साथ ही जर्मन राज्यों में विद्रोह की जो है स्थिति पैदा हो गई। अब क्या हुआ, जिससे ऑस्ट्रिया और पर्सा ने मिलकर दबा दिया। फिर से दोनों मिलकर के क्या हुए, जैसे युद्ध हो रहा था तैसे युद्ध शुरू हो रहा था, तैसे ये लोग उसमें कूद करके दबा दे रहे थे। अब सुनिए, यानी कि उस युद्ध में बार बार ऑस्ट्रिया और पर्सा का हस्तक्षेप हो जा रहा था। अब देखिए जैसे वो कौन थे जी,
जर्मनी के एकीकरण में सॉरी इटली के कबीर में, हाँ, काउंट कबूर जैसे थे, बोले थे कि ऑस्ट्रिया जब तक हस्तक्षेप करेगा जब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। तो उसने क्या किया, दूसरे देश का सहयोग लिया। अब ये दो देश जो मिलकर के क्या कर रहे थे, यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण को दबा रहे थे। अब इसमें भी कुछ होगा, आगे आते हैं। अब कह रहा है कि पर्सा अब तक समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है, इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि पर्सा को ये चीज लगा कि अब जो है ना, जर्मनी का एकीकरण एक ही चीज में हो सकता है, जब हम चाहेंगे। क्या चीज? यानी कि उस फिर से पर्सा जान रहा था कि हम जब तक चाहेंगे नहीं तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। अब देखिए, इसी बीच जो है क्या चीज जी, फ्रेडरिक जो है का देहांत हो गया और उसका भाई विलियम प्रथम शासक बना है। यानी कि उसके जगह पे उसका भाई शासक बन गया और उसका निधन हो गया, देहांत हो गया, मर गया, खत्म हो गया। ठीक है। अब देखिए, विलियम राष्ट्रवादी विचारों का जो है पोषक था। यानी कि ये विलियम जो था ना, ये जो विलियम था वो राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक था। ठीक है। अब देखिए, उसने शासन में जो है सांस्कृतिक एवं जर्मनी में औद्योगिक क्रांति हो रहा था, साथ ही आधारभूत संरचना में भी काफी सुधार हुए, जिससे जर्मन राष्ट्रों को एकता की सूत्र में बांधने का प्रयास तेज हुआ। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य से को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर दिया। यानी कि ये चाह रहा था, इसके भाई नहीं चाह रहा था, लेकिन ये चाह रहा था कि ये जो जर्मनी का हो क्या हो, ये एकीकरण हो, जर्मनी का एकीकरण हो। लेकिन ये कौन जी, ये जो है फ्रेडरिक जो चाह रहा था, वो चाह रहा था कि नहीं, एकीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकीकरण के लिए जैसे हम आगे बढ़ेंगे तैसे ऑस्ट्रिया आके हमको दबा देगा। यानी कि ऑस्ट्रिया आकर के दबा देगा। अब देखिए अब सुनिए, चुपिए, अब 2 मिनट चुपिए। इरफान, एक गिलास पानी लाइए। देखिए, आपको पता है लाइन बाय लाइन पढ़ाने से 5 दिन लग गया। 15 पेज बाबू तो हनी ना पढ़ लोगन, हम जानते नहीं। काल 15 ना ना सुनिए, खाली बिस्मार्क को पढ़ लीजिए। हाँ तो निकलिए, जाइए। जिसको जिसको हाँ अच्छा, कितना आदमी पढ़ना चाह रहा है? एक, दो, तीन, चार, 3 आदमी। तुम लोग का वोट गिर गया, खत्म हो गया। पढ़ाई होगा, चलो पढ़ाई होगा। कहाँ से सेम बा? 1, 2, 3, 4, 5 आदमी हाथ उठैले बा, बाकी आदमी नहीं के उठैले, तो तहनी के वोट गिर गई। हाँ सुनिए, एगो चैप्टर को पार्ट में पढ़ाए हैं, बतलाइए ना। ना मैथ तो डेली पढ़ाई हुई है। सुनो, कहा था बिस्मार्क, हम लोग कहाँ चल गए जी? बिस्मार्क के पास आ गए। अब जो है उसने क्या किया है, सुनिए। अब जो है, अब सुनिए, यहाँ पे कौन थे जी? महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को चांसलर बना दिया। कौन? विलियम क्या किया जी? विलियम चांसलर बना दिया। अब सुनिए, अब जो देखिए बिस्मार्क के बारे में सुनिए। बिस्मार्क जो जर्मन डाइट का जो है, डाइट में पर्सा का जो है प्रतिनिधित्व करता था।
प्रारंभ में से ही हीगेल के विचारों से प्रभावित था और जर्मन संसद यानी में अपनी सफल कूटनीति का जो है लगातार परिचय दे रहा था। यानी कि वो एक कूटनीतिज्ञ था। कौन थी जी? बिस्मार्क जो थे वो एक कूटनीतिज्ञ थे और वो अपना परिचय बार बार संसद में दे चुके थे। अब सुनिए क्या है, कह रहा है कि वह निरंकुश राजतंत्र, क्या चीज? राजतंत्र का जो है समर्थन करते हुए जो है जर्मनी के एकीकरण का प्रयास में जुट गया। यह इन उसकी कूटनीति सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कूटनीतिवादी राष्ट्रवादी, सभी उस अपने विचारों का जो है समर्थक समझते थे। बिस्मार्क ए बिस्मार्क जर्मनी एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति का महत्व समझता था। यानी कि हाँ हाँ, बंद करते हैं आज क्लास यहीं पे, कल से यहीं से पढ़ाएंगे। अब यहीं से 1 मिनट